गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम भारतीय विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने भारत की विदेश नीति की जो विशेषता हैं उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करते आ रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में हमारी भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता कूटनिरपेक्षता की नीति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता शांति की विदेश नीति पॉलिसी ऑफ पीस के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे कि भारत की विदेश नीति में किस प्रकार से शांति की जो बात की जाती है या विश्व शांति की जो समर्थक की जो बात की जा रही है, इसके संबंध में विस्तार से अपन क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखिए, भारत ने अपनी विदेश नीति में सदैव से स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात से कंटिन्यू आज तक हमने विश्व शांति, विश्व सौहार्द की बात की है, उसका पूरा हमने समर्थन किया है। भारत ने प्रारंभ से ये महसूस किया कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला है। अगर हम युद्ध में जो इन्वॉल्व हो गए या किसी शक्ति संघर्ष में शामिल हो गए तो ये हमारे नव स्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ा जो आज चुनौती है, आर्थिक और राजनीतिक विकास, इसके मार्ग को अवरुद्ध करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए हमने शांति के मार्ग को चुना। 1954 में के.एम. पनिकर ने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो, क्योंकि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के साथ ही हमारे से जो एक दुश्मनी निभाना शुरू कर दिया गया। और फिर आपको पता है चाइना का जो युद्ध हुआ, तो जो इस प्रकार से हमारे जो सीमा पर अशांति बनी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता थी कि अब हमें हमारा ध्यान पूरी तरह हमारे देश की प्रगति पे देना है और हम मानव जाति की उन्नति का और विकास करना चाहते हैं। इसमें कोई विघ्न डालने वाला कोई युद्ध न हो, युद्ध से हम दूर होते रहे, क्योंकि हम हमारे देश की प्रगति पर ध्यान देना चाहते थे। आई बात समझ में। 1954 का आप देखिए, 1956 का सुएज नहर का संकट, इसके कारण भारतीय आर्थिक योजना बहुत अत्यधिक प्रभावित हुई। ठीक है। 1967 का अरब इजरायल युद्ध, इसके कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी। शांतिवादी नीति की घोषणा करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि हमारी पहली नीति तो ये होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें। इस प्रकार का विश्व में कहीं भी संघर्ष होता है तो हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि वो युद्ध में तब्दील होने से रोकें तथा शांतिपूर्वक उस समस्या का समाधान ढूंढें। इससे बेहतर है, उस देश के लिए तो बेहतर रहता है, लेकिन हम सभी विश्व के देशों के लिए भी बेहतर रहेगा। इसलिए कोशिश की जाए कि हम ऐसे इस प्रकार की आपत्ति न पैदा होने दें, इससे बचना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी स्थिति ये बताई कि इस तो स्वयं तो बचना दूसरी स्थिति कि दोनों देशों के मध्य युद्ध न हो, इससे उनको भी बचाना, ये स्थिति होनी चाहिए। और यदि युद्ध छिड़ जाए तो हम उसे रोकने में कितने समर्थ हो सकें, ये भी हमारी एक परीक्षा होती है और ये हमें काम करना चाहिए। अतः अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए भारत शांति में साधनों, द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताओं, समझौतों, मध्यस्थता, पंच निर्णय या विवचन आदि के आधार पर बल देता है। देखिए कि जहाँ कहीं भी अगर युद्ध जैसी स्थिति हो जाए या कुछ विवाद हो जाए तो हम अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए भारत ने हमेशा शांति में साधन है उन्हीं का सहारा लिया है। साथ ही कोई द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से समस्या का हल ढूंढने का पक्षधर है। साथ ही समझौते के माध्यम से या मध्यस्थता के द्वारा या पंच निर्णय के माध्यम या जो वैश्विक संस्था के माध्यम, जो कुछ भी उपयुक्त लगे, जो शांति के मार्ग पे चल सके, ऐसे मार्ग को अपनाने की भारत ने हमेशा से पहल की है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय नदियों के पानी पर चल रहे भारत और पाकिस्तान के विवाद के कारण जो दोनों देशों में तनाव था, उसे 1960 में सिंधु जल संधि द्वारा हल किया गया। आई बात समझ में। किससे? सिंधु जल संधि के द्वारा। अब 2020 में इस सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो भारत ने जिस प्रकार से वर्तमान में जो पाकिस्तान द्वारा
भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, आतंकवादी घटनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पुलवामा जो घटनाक्रम हुआ, यहाँ पे जो उड़ी हमला हुआ, या फिर जो हमारे मिलिट्री बेस पे जो हमले हुए, तो भारत सरकार ने तुरंत निर्णय लिया कि हम सिंधु जल संधि को पुनः एक बार व्याख्या करना चाहते हैं, उस पर पुनः उस निर्णय दोबारा करना चाहते हैं। क्योंकि हम जिस प्रकार से इसके साथ शांति के साथ पेश आते हैं, लेकिन ये देश नहीं चाहता है कि हम शांति इसके साथ से पेश रहें या उसके साथ शांति बनाए रखें। इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी भी प्रकार से राजनयिक या कूटनीतिक स्तर पर समस्या का हल नहीं निकल सकें, तो फिर हमें आर्थिक मार देनी पड़ती है। तो भारत ने इस संधि को पुनर्व्याख्या करने के लिए इस सिंधु जल संधि का उन्होंने भारत सरकार ने शुरुआत की है। और जो नदियों का पानी है उसको हमारे भारत के अंदर ही प्रवाहित किया, न कि पाकिस्तान की तरफ। तो इस प्रकार से ये काफ़ी पुनः एक प्रकार से हुआ। लेकिन मैंने आपको तात्कालिक हाल से आपको रूबरू करवाया, लेकिन जो 1960 का जो समझौता हुआ था वो एक प्रकार से मध्यस्थता के द्वारा हुआ। फिर दूसरा एग्जाम्पल कच्छ के प्रश्न को लेकर के 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत ने समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए त्रिसदस्यीय ट्रिब्यूनल को स्थापित करना स्वीकार कर लिया था भारत ने, ठीक है, ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। और भारतीय जनता ने कड़े विरोध के बाद भी भारत सरकार ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर और संबंधों को सुधारने हेतु ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार किया गया। भारतीय जनता ने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन भारत सरकार ने ये सोचा कि नहीं, हमारे अगर संबंध बेहतर होते हैं तो हम क्यों ना इस ट्रिब्यूनल के जो भी द्वारा निर्णय दिए गए उसको स्वीकार किया जाए। और वो आपने ऐसा ही किया। 1966 में ताशकंद समझौते में भी भारत ने पाकिस्तान के वे क्षेत्र लौटा दिए जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। मतलब 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ और युद्ध में जो विजय प्राप्त की और विजय करके जो हमने काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान का अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन जब ताशकंद समझौता हुआ तो समझौते के तहत वो क्षेत्र पुनः लौटा दिए गए जो ज़रूरत भी थी भारत की सुरक्षा के लिए, लेकिन समझौते के तहत लौटा दिए क्योंकि हम समझौते में विश्वास करते थे, हम शांति चाहते थे। 1971 के युद्ध बाद भी भारत ने पाकिस्तान के प्रति सद्भावना का दृष्टिकोण अपनाया। और आपको पता होगा 1972 में जो शिमला समझौता हुआ उसमें भी हमने इसी प्रकार से जो उनके जो युद्धबंदी थे उनको लौटा दिया गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने ज़बरदस्त तरीके से इस पर अपनी बात को कायम रखा, इसको पूरी तरह से विधिवत रूप से लागू करने का काम किया। साथ ही साथ उन 145 युद्धबंदियों को भी लौटा दिया गया था भारत पाक युद्ध में 1971 में, कि जिन पर बांग्लादेश में अमानुषिक हत्याओं के मुकदमे चलाना चाहता था। यह शांतिपूर्ण सहजीवन की नीति का प्रतीक है कि भारत के राष्ट्रीय हितों के बलिदान पर भी सितंबर 1977 में फरक्का समझौते द्वारा पानी की कमी वाले दिनों में बांग्लादेश को गंगा का अधिक पानी देना भी हमने स्वीकार किया। तो आप समझ सकते हैं कि हमने पड़ोसी देशों के लिए किस प्रकार से ये समझौते, जो हमने नुकसान भले उठा लिया लेकिन उसको नुकसान, पड़ोसी को नुकसान नहीं होने दिया, ये हमारी नीति हमेशा से रही है, ठीक है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों को भी, जो विवाद है उन विवादों को निपटारे के लिए शांति में साधनों का प्रयोग किया है। आप देखिए कि श्रीलंका से चल रहे विवादों को शांतिमय तरीके से हल किया। श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के संबंध में 1954, 66 और 74 में जो समझौते हुए, 1987 में जो राजीव जयवर्धने समझौते के अंतर्गत भारतीय शांति सेना को भारत ने श्रीलंका भेजा। और बांग्लादेश के साथ भी सीमा समझौते मतभेदों का पारस्परिक समझौतों द्वारा हल किया गया। आपको पता ही होगा कि हमारे जो विवाद था बांग्लादेश जो एन्क्लेव को लेकर, ठीक है, तो उन एन्क्लेवों को लेकर भी दोनों देशों में एक समझौता हुआ। और जो बांग्लादेश के आंतरिक क्षेत्र में थे भारतीय एन्क्लेव, उनको बांग्लादेश को सौंप दिया गया। जो भारतीय क्षेत्र में थे वो भारत ने ले लिया, लेकिन भारत ने कम लिए, करीबन 151 के आसपास थे, उसमें से 50 के आसपास भारत ने रखे, 100 के आसपास एन्क्लेव उनको सौंप दिए गए। तो इस प्रकार से ये सीमा विवाद का भी समाधान हुआ। फिर आप देखेंगे कि गंगा पानी के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश ने 1977 को फरक्का समझौता हुआ। इसमें भी एक प्रकार से देखा जाए तो बांग्लादेश को लाभ बढ़ा था। दिसंबर 1996 में गंगा के पानी को बंटवारा लेकर बांग्लादेश के साथ एक और ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करके भारत ने दोनों देशों के मध्य 2 दशक से चल रहे विवाद का समाधान कर लिया। भारत चीन के साथ विवादों को पारस्परिक वार्ताओं से निपटाना चाहता है,
नवंबर 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक दूसरे पर हमला नहीं करने तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण नहीं करने और सीमा पर फौजों और हथियारों की संख्या कम करने का संकल्प लिया था। खैर, अब ये थोड़ा समझौता 1996 में जो हुआ था, अब भारत सरकार ने इस समझौते में परिवर्तन कर दिया। अभी समझौते में उन्होंने कहा कि क्योंकि देखो, आपको पता ही है कि पिछले दिनों में जिस प्रकार से 3-4 महीनों के अंतर्गत चीन के द्वारा हमारी सीमा में घुसने का, अतिक्रमण करने की जो पुरजोर कोशिश की गई और इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने भी दिया। आज भारतीय सेना तो वहाँ पूरी तरह से तैनात है अपने बॉर्डर पे, लेकिन जो गलवान घाटी में हिंसा हुई, क्योंकि चीन की कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। मैंने आपको चीन की विदेश नीति में विस्तार से आपको समझाया भी है, तो आप उसके बारे में अच्छे ढंग से वाकिफ़ भी हैं। तो जिस प्रकार से गलवान घाटी की हिंसा हुई या पेंगोंग त्सो को लेकर है, तो चुशुल क्षेत्र का जो इलाका है, अक्सर चीन का क्षेत्र, जहाँ पे अपना अतिक्रमण करके वो जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, उसका भी वो एक प्रकार से उल्लंघन कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा है, तो फिर भी भारत ने अपना ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे दिया है और हमारी पूरी सेना को भी हमने हमारे LAC पे तैनात किया हुआ है। तो खैर, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक विवाद का हल निकल जाए। हम आज भी युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन चीन है जो इस नीति पर बिल्कुल कायम भी नहीं है। तो जब सभी प्रकार के शांति में साधन के जो उपाय हैं, अगर सभी उपाय कर भी लिए जाएं फिर भी पड़ोसी नहीं मान रहा है, तो फिर अंतिम विकल्प रहता है, वो तो सबको पता है। तो ये चीज़ें ठीक है। भारत ने ऐसा है कि शुरुआत से ही विश्व शांति के लिए हमेशा इस बात पर बल दिया कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, और यही कारण है कि जब 1963 में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई, तो भारत पहला देश था जिसने अविलंब तुरंत प्रभाव से इस संधि पर हस्ताक्षर किए। परंतु भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए कि महाशक्तियाँ इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी तथा छोटे व अल्पशिक्षित राष्ट्रों को अपनी दया पर निर्भर बनाना चाहती थी। यही बात समझ में? मतलब देखो कि जो आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में हुई थी, तो उसमें वो सबके लिए समान प्रावधान थे और भारत ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन जो 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि NPT जिसको कहा जाता है, NPT से भी संधि हुई, तो भारत ने कहा कि भाई ये संधि तो भेदभावपूर्ण है। और वो क्या था, उसमें ये था कि 1968 से पहले जिसने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं जिन देशों ने, उनको तो परमाणु परीक्षण करने की छूट है, लेकिन इसके बाद ने जिसने किसी ने परमाणु शस्त्र ईजाद किए हैं, तो उनको किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण करने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और उन छोटे अल्पविकसित राष्ट्रों को उनके नियंत्रण में रहना पड़ेगा। और जो 1968 से पहले कर चुके हैं, जैसे सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, चीन है, ये जैसे देश, तो इनको पूरी स्वतंत्रता थी कि आप जो चाहो कर सकते। तो भारत ने कहा नहीं भाई, इस प्रकार से नहीं, दुनिया में आप ही हो और इसके अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता। इसलिए भारत ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है, समझौते की जाती हैं, तो प्रावधान सबके लिए एक समान होनी चाहिए। आपने बना ली और हमने बाद में बनाई, तो इसका मतलब आप नहीं कर सकते और आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं चल सकता। तो भारत ने इस संधि का पुरजोर विरोध किया, और पुरजोर विरोध के बावजूद आज भी भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। और आपको पता होगा 1974 में भारत ने अपने परमाणु बमों का परीक्षण किया, अणुशक्ति का परीक्षण किया, परंतु भारत ने स्पष्ट किया कि हमारा जो अणुशक्ति का परीक्षण है वो शांतिमय कार्यों के लिए किया है, न कि हम किसी प्रकार के शस्त्रों की होड़ के लिए या किसी प्रकार के तनाव को बढ़ाने के लिए ये हम काम नहीं किया है। आई बात। अब देखिए, भारत ने 25 जनवरी 1996 में निशस्त्रीकरण एक सम्मेलन में CTBT पर अपना जो वक्तव्य दिया, क्योंकि CTBT भी एक प्रकार की संधि है जो व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि है, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, जो 1996 में आई। तो उसमें कहा गया है कि इसको सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि इसे विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण के संदर्भ में जोड़ा जाए, एक समयबद्ध रूपरेखा के अंतर्गत सभी नाभिकीय हथियारों की समाप्ति के लिए संधिबद्ध किया जाए,
व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में ऐसी किसी बात की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए जिसकी आड़ में नाभिकीय हथियारों के निरंतर विकास एवं परिष्करण के उद्देश्य से विस्फोटक अथवा गैर विस्फोटक गतिविधियां की जा सकें। चूँकि सिटी-बिटी परमाणु हथियारों की पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करती, अतः भारत ने जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन जो 1996 में संधि में वीटो कर दिया था। तो इस प्रकार से भारत पूरी तरह से इन पर अपना समर्थन जुटाता है, लेकिन ऐसे संधि समझौतों पर अपना यकीन दिलाता है जो विश्व शांति के लिए और सबके लिए समान आधार हो, उसी बात को लेकर आज भी अड़िग है। अगली है हमारी महत्वपूर्ण विशेषता मैत्री एवं सहअस्तित्व की नीति। मैत्री एवं सहअस्तित्व, देखिए भारत की विदेश नीति मैत्री एवं सहअस्तित्व पर हमेशा से बल देती रही है। भारत की ये धारणा है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सहअस्तित्व की भावना पैदा हो, मतलब विश्व में हमेशा से ये धारणा रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सहअस्तित्व की भावना हो। मतलब आप देखो साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, सबकी इन सभी विचारधाराओं में सहअस्तित्व मतलब एक प्रकार का सबका आविर्भाव बना रहे, सबका अस्तित्व बना रहे, किसी प्रकार का संघर्ष, शक्ति संघर्ष, तनाव कोई भी पैदा न हो, सब में अस्तित्व बना रहे या ऐसा मेलजोल बना रहे जो सबको अपनी विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित करें, इसमें किसी प्रकार का तनाव पैदा न हो। और यदि सहअस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाए तो आणविक शस्त्रों को समूची दुनिया का ही विनाश हो जाएगा, ये तय है। क्योंकि आज के जो परमाणु बम हैं वो एक बम भी पूरी दुनिया के विनाश के लिए काफ़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस प्रकार के सहअस्तित्व नहीं रखें और जो शीत युद्ध का दौर चला उस प्रकार से चलते रहे तो सबका विनाश तय है। इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री संधि और व्यावहारिक समझौते किए। मतलब भारत की हमेशा नीति रही है कि हम किसी प्रकार के न तो शस्त्रों की होड़ में रहेंगे, न किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ाने में काम करेंगे। हम सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण काम करेंगे। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद से दुनिया के ऐसे देशों में गए जो पिछले 50 साल 60 सालों से भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गए। हमने दुनिया के हर एक देश से हमारे संबंध बढ़ाए और हमने व्यापारिक, सामाजिक के आर्थिक समझौते किए, सामरिक समझौते किए और आज हमने प्रगाढ़ संबंध सबसे स्थापित किए। दुनिया में आज हम एक उभरती हुई शक्ति और दुनिया आज भारत के लिए बहुत बड़ा एक सम्मान रखती है। और आज जब संकट का दौर है तो आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। तो ये भारत की हमेशा नीति रही है कि सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम करें। आप देखिए हमने पड़ोसियों पर भी ध्यान दिया, पड़ोसी के अलावा हमने एशियाई देशों पर ध्यान दिया, एशिया से बाहर भी गए, जैसे भारत नेपाल संधि है, भारत इराक मैत्री संधि है, भारत जापान शांति संधि है, भारत मिश्र शांति संधि है, भारत सोवियत मैत्री संधि है, भारत बांग्लादेश मैत्री संधि, ऐसे कई आपको संधियाँ मिलेगी जिसने हमने द्विपक्षीय समझौतों पर बल देते हुए अच्छे संबंध कायम किए। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था एक बार कि विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है, हम दूसरों से अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए आप अलगाव रखो, दूरी रखो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, आपको साथ तो रहना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी अलग नहीं रह सकते, हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम तो शांति चाहते हैं, अपने वश पर चलते हम दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई भी नहीं चाहते हैं। इसलिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या फिर एक प्रकार के मैत्री संबंध को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं।